अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं, वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गुलाब की फसल में रोग नियंत्रण पर जानकारी। पॉली हाउस में चेरी टमाटर की खेती है फायदे का सौदा। अपने प्रदेश के जिन किसानों ने गुलाब की फसल लगा रखी है, अभी उनकी फसल में कुछ रोगों का प्रकोप हो रहा होगा और किसानों को इन रोगों की पहचान नहीं होने के कारण उनकी फसल को काफी क्षति पहुंचती है। तो किस प्रकार से करें इन रोगों की पहचान और रोकथाम, इस बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर संगीता साहनी। तो जो अभी फार्मर या पर्सन अभी रोज के खेती कर रहे हैं या फिर पॉली हाउस में उगा रहे हैं या ट्रेस पे रोज की उगा रहे हैं, तो उनमें देखा गया है कि पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप आता है और प्रत्येक साल इसकी कम या ज़्यादा मात्रा में प्रभाव और विपरीत इफेक्ट देखा गया है। तो सबसे पहले इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो पाउडरी मिल्ड्यू की पहचान में कोई परेशानी नहीं होती है, इसे बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। इसमें क्या होता है कि आप देखिएगा कि पत्तों पे जो भी एरियल पार्ट है, जो जमीन से ऊपर के भाग हैं, उन पे आप देखिएगा कि आटे नुमा पाउडर के जैसा पूरे पत्ते पे छिड़का रहता है। कांटे हैं या स्टेम है, तना पे पूरा एरियल पार्ट में आपको दिखाई देगा। इनिशियल स्टेज में क्या होते हैं कि सिर्फ पत्ते पे वाइट पाउडर कलर का धब्बा दिखेगा, लेकिन यदि आप नहीं टाइमली मैनेजमेंट करते हैं, कुछ कंट्रोल मेथड नहीं लेते हैं, तो ये सीवियर स्टेज में पूरे पौधे को पूरा वाइट नुमा कर देगा और विद जैसे जैसे डिजीज का प्रकोप बढ़ते जाएगा, ये जो सफ़ेद कलर है वो ग्रे कलर पर्पल कलर में कन्वर्ट कर जाता है। और उस स्टेज में क्या होगा, यदि आप नहीं लेते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट, तो उस समय क्या होगा कि आपकी जो पत्तियां हैं वो कर्ल होना शुरू हो जाएगी, मुड़ने लगेगी और मुड़ के सूखने लगेगी, सूख के गिरने लगेगी, प्रीमैच्योर डिफोलिएशन होने लगता है वहाँ पे पत्तियों का। उससे क्या होता है कि आपकी जो प्लांट है उसमें फोटोसिंथेटिक की एक्टिविटी जो होती है, सूरज की रोशनी में भोजन बनाने की क्षमता घट जाती है। और क्या होगा कि जो आपकी फ्लावर फूल की क्वालिटी होती है, वो जो साइज आप उम्मीद कर रहे हैं वो साइज वो नहीं गेन कर पाता है वो। और जो फ्लावर होता है जो ओपन नहीं होता है, बर्ड है जो कि ओपन ठीक ढंग से नहीं होती है, उसके कारण क्या होता है ना कि आपको बाजार में उसकी सही कीमत नहीं मिल पाती है, वो देखने में बहुत भद्दी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। तो इसकी ये पहचान है। गुलाब की फसल में इस अवस्था पर कुछ रोगों का भी प्रकोप होता है और इन रोगों के आक्रमण से पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते,
जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और ऐसी फसल से फूलों का उत्पादन भी कम प्राप्त होता है। इसलिए इन रोगों का सही समय पर नियंत्रण करें। तो इसका उपचार हम कैसे करेंगे? तो आप पहचान लिए, ये है जो कि एक कवक के द्वारा होता है, पोडोस्पोरा पैनोसा, जो कि एस्कोमाइकोटिना फंगस है। इसमें क्या होता है कि आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए ना कि आपका इनिशियल स्टेज पे है, देखिए कि बर्ड नहीं आ रहे हैं, तो क्या कीजिए, प्रूनिंग कर दीजिए। जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है उसका प्रूनिंग कर दीजिए। ऐसे भी आपको प्रूनिंग करना चाहिए। यदि ये बहुत झाड़ी नुमा है तो प्रूनिंग कीजिएगा, तो क्या होगा कि वहाँ पे एरेशन अच्छे से होगा। और दूसरी बात है कि पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन वहाँ पे देखा गया है इन जनरल, जहाँ पे कि सॉइल में, मिट्टी में कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, या तो फार्मर नाइट्रोजन का एप्लीकेशन ज़्यादा कर देते हैं, जो कि पत्ते को ज़्यादा हरा और सैकुलेंट बना देती है। तो इससे भी इन्फेक्शन होने की चांस रहती है। तो आप जो भी पर्सन इसे ग्रो कर रहे हैं तो वो ध्यान दें कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का ज़्यादा उपयोग ना करें। जितना रिकमेंडेड डोज है उतना ही ये उपयोग करें। कि आप केमिकल मैनेजमेंट ले सकते हैं। केमिकल मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे बाजार में फंजीसाइड हैं, जैसे कि हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, लेकिन सबसे जो इफेक्टिव है डाइफेनाकोनाजोल है, उसको एट द रेट ऑफ 0.05% ले सकते हैं, जो कि सेफर फंजीसाइड है। ऐसे आप कार्बेंडाजीन या बेबिस्टिन भी यूज कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 0.1% से। नहीं तो सल्फर डस्टिंग भी बहुत जो फार्मर खेत में उगा रहे हैं तो सल्फर डस्टिंग कर सकते हैं 25 kg पर हेक्टर के हिसाब से, या बेटेबल सल्फर ले सकते हैं एट द रेट ऑफ 0.3% से। तो बहुत सारे फंजीसाइड है, उसको ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो कि हमें ट्रेस गार्डनिंग करते हैं वो ये सब फंजीसाइड नहीं मानते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि वो आप 5 से 6 ml नीम ऑयल लेके 1 लीटर में उसको डिजोल्व करके उसको स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। खेती में होने वाला लाभ उत्पादन की मांग पर निर्भर करता है, इसलिए कोई भी फसल लगाएं उसकी बाजार मांग का ध्यान जरूर रखें। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे चेरी टमाटर की। यह टमाटर सामान्य टमाटर से काफी छोटी होती है। यह टमाटर देखने में और स्वाद में सामान्य टमाटरों से अलग है। इसका बाजार भाव भी अधिक होता है। आइए चेरी टमाटर की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र सिंह काजल से। हमारे यहाँ जो टमाटर की जो खेती कर रहे हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, तो 2 तरह की है। इसमें एक रेगुलर टमाटर है जो मार्केट में आम चलता है, घर तक पहुंचता है। दूसरा है चेरी टमाटो जो छोटे साइज का है। बात रही जैसे आपने चेरी टमाटर के बारे में पूछा है, तो इसमें हमने 2 वैरायटी, एक वैरायटी तो हमारी पहले से टेस्टेड है जो रेड ब्यूटी के नाम से है। दूसरी वैरायटी है येलो में, पीले में, तो वो सीजा F1 हाइब्रिड है। जैसे इस स्ट्रक्चर में लगाई हुई है तो ये राउंड में है रेड, और पीली जो है ओवलोंग शेप में। इसमें जैसे ही आप ये प्लांटेशन हम करते हैं, ये अगस्त और सितंबर के महीने में ज़्यादातर हम प्लांटेशन स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं। अगर जो नेट है आपके पास तो थोड़ा पहले कर देंगे, 15 दिन पहले कर देंगे, और जो पॉली हाउसेज हैं या वॉक इन टनल्स हैं उनमें 15 दिन देरी से करते हैं। तो ज़्यादातर प्लांटेशन हमारी अगस्त से सितंबर में हम करते हैं।
और एक बेड के ऊपर हम 2 लाइनें लगाते हैं, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर। और जो बेड की दूरी हम रखते हैं, एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 2 मीटर रखते हैं। इस दूरी पे 1 एकड़ का अगर जो आपके पास स्ट्रक्चर है तो उसमें 10 से 12,000 पौधे आ जाएंगे। सिंचाई डिपेंड करती है कि मिट्टी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है। अब सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में कम सिंचाई की ज़रूरत है, जैसे सप्ताह में 2 बार कर दिया या सप्ताह में 1 बार से भी काम चल सकता है। अगर जो गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसमें वैसे तो हम बोलते हैं कि भाई सप्ताह में 2 दिन, तो सप्ताह में 2 दिन उसमें हम साथ ही साथ फर्टिगेशन भी करते हैं। अगर जो गर्मी ज़्यादा है तो जो 2 बार हम इरिगेशन कर रहे हैं उसके साथ तो फर्टिगेशन करनी है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी सिंचाई करनी पड़ सकती है। हो सकता है एक दिन छोड़ के एक दिन करनी पड़े या रोज़ाना भी करनी पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर और मिट्टी किस तरह की है। अगर जो रेतीली मिट्टी है उसमें पानी रुकता नहीं है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम रहती है, तो उसमें आप डेली इरिगेशन करोगे। अब बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की। तो चेरी टमाटर की फसल की शुरुआती अवस्था में 2 किलो 19-19-19 3 दिन के अंतराल पर प्रति एकड़ की दर से ड्रिप द्वारा दिया जाता है। उसके बाद 2 किलो 0-52-34 3 दिन के अंतराल पर दिया जाता है तथा फलन अवस्था पर 2 किलो 0-0-50 3 दिन के अंतराल पर दिया जाता है। और फल की अच्छी क्वालिटी बनाए रखने के लिए जब फूल फल में परिवर्तित हो जाते हैं तब इसके आसपास के सारे पुराने पत्तों को निकाल देते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि पॉली हाउस के अंदर हवा का आवागमन कम होता है और जब हम ये प्रक्रिया कर देते हैं तो वो हवा हमारे फलों को मिलने लगती है, जिससे फलों की गुणवत्ता में सुधार आता है। तो जैसे ही हम प्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए हम डैम्पिंग ऑफ के लिए, जो कि एक फंगल डिजीज है, वो नर्सरी में भी आ जाती है और पौधा रोपण के बाद भी खेत के अंदर भी वो मिट्टी से भी आती है, पानी से भी आती है। तो उसके लिए हम कैप्टान की ड्रेंचिंग 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के और पौधे में इतना सॉल्यूशन डालते हैं ताकि वो उसकी जड़ों तक पहुंच जाए। तो ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है इसको रोकने के लिए। उसके बाद कुछ इंसेक्ट्स हैं, जैसे सकिंग पेस्ट है, वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, एफिड जैसिड है, तो इस तरह के इंसेक्ट भी आते हैं इसमें। उसके लिए जैसे अमीडा है, अमीडा क्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड है, उनका हम स्प्रे कर सकते हैं। और एक आती है इसमें कैटरपिलर, जो सुंडी है, वो फ्रूट में भी पत्तों पे भी रहती है, तो उसके लिए एक लार्विन है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे करोगे तो सुंडी का भी कंट्रोल हो जाएगा। अब बात आती है इस फसल से मिलने वाले कुल उत्पादन की। तो चेरी टमाटर की रोपाई के 70 से 75 दिन बाद इससे फल मिलना शुरू हो जाता है और ये फल 6 माह तक लगातार मिलते रहते हैं। वैसे अमूमन किसान भाई 1 एकड़ में 10 से 12 हजार पौधे चेरी टमाटर के लगाते हैं और प्रति पौधा से उन्हें लगभग 4 से 5 किलोग्राम उपज की प्राप्ति होती है। यानी कि 1 साल में किसान भाई 44 से 50 टन प्रति एकड़ उपज की प्राप्ति कर सकते हैं। किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि भाई टमाटर की जो चेरी किस्म है, भाई इसको उगा के और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
कम समय और कम पैसों में ज्यादा कमाई का सपना हर किसी का होता है। ऐसे में जरूरी ये है कि ऐसी फसल पर ध्यान दिया जाए जिसमें कम खर्च हो और लंबे समय तक के लिए कमाई होती रहे। अनार की बागवानी भी एक ऐसा ही काम है। अनार की खेती से लाखों तक की कमाई की जा सकती है और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप भी अनार की खेती करने का सोच रहे हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, चलिए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सहाय से। लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि ड्राई यानी कि शुष्क क्लाइमेट होनी चाहिए और हॉट रहनी चाहिए। इसके लिए मिट्टी का जहाँ तक सवाल है, दोमट मिट्टी बहुत उपयुक्त है। और पौधे की जहाँ तक किस्म का सवाल है, इसमें हम लोग यहाँ पे गणेश और भगवा लगाए हैं जो कि बहुत उपयुक्त मानी गई है। ऐसे इसमें प्लांटिंग डिस्टेंस जो है वो 5-5 मीटर पे हम लोग लगाने के लिए नॉर्मल डिस्टेंस में बोलते हैं। लेकिन अनार का पौधा 3-4 साल में पेड़ बनकर फल देने लगता है और एक पेड़ करीब 25 वर्ष तक फल देता है। साथ ही अब तक के अनुसंधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर 2 पौधों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो प्रति पेड़ पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि ज्यादा पेड़ होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 1.5 गुना हो जाता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 गुना 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। बरसात पे भी ये खराब नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी पड़ेगा तो अनार खराब हो जाएगा, वैसी इसकी संभावनाएं नहीं रहती है। और हम लोग देखते हैं जो गणेश वैरायटी है और भगवा वैरायटी, ये यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहा है और ये सघन बागवानी के रूप में हम लोग लगाए हुए हैं। जैसा कि मालूम होगा कि इसको 5 से 5 मीटर के बीच की दूरी लगाई जाती है, लेकिन हम लोग इसको सघन बागवानी के रूप में कर रहे हैं। पौधारोपण के 1 माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आकार में गड्ढे खोदकर 15 दिनों तक खुला छोड़ दें, जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, डीएपी 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफॉस चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसके बाद पौधों का रोपण करें और रोपण तुरंत बाद सिंचाई करना नहीं भूलें। ड्रिप सिंचाई अनार के लिए उपयोगी साबित हुई है। इसमें 43% पानी की बचत एवं 30 से 35% उपज में वृद्धि पाई गई है। ड्रिप द्वारा सिंचाई विभिन्न मौसम में उसकी आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग को ये सोचना है कि इसकी हाइट कितनी रखनी है। इसकी हाइट करीब करीब 6 से 7 फीट तक रख कर उसकी कटाई छटाई कर देनी चाहिए। और मेन स्टेम जो कि आप देख रहे होंगे कि 2 या 3 हम लोग लिए हुए हैं, ये इसके लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। और कटाई छटाई और मेन स्टेम 2 से ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर मेन स्टेम्स के नीचे छोटे छोटे कल्ले आ जाएं तो उसको हटा देना है। और जो कल्ले बहुत तेज़ी से भाग रहे हों, यानी कि वो हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, उसको भी कटाई छटाई करके हटा देनी चाहिए। जैसा कि अनार में आपको मालूम होगा कि अमरूद के जैसा ही इसमें 3 फूल होते हैं। 2 बार फूल आते हैं, एक अम्बे बहार और एक जून जुलाई में जो कि मृग बहार कहते हैं, वो 2 फूल आते हैं। और आपको ये देखना है कि कौन सा फल हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। तो आप जानते ही होंगे कि बरसात वाले फल में बहुत सारे कीड़े मकोड़े और क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो जाड़े का मौसम का फल है वो हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि मृग बहार जो कि जून जुलाई में फूल हो, उसको हमको प्रोत्साहित करनी चाहिए। और जो फरवरी के आसपास जो फ्लावरिंग होता है, यानी कि अम्बे बहार वाला फ्लावर को हमको डिस्करेज करना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमको क्वालिटी नहीं आएगा, जिसके कारण मार्केट प्राइस भी नहीं मिलता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग
जाड़े का फल लें। और एक पौधे पर करीब करीब आपको 50 से 200 के आसपास फल मिलते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखनी होगी कि इसमें फटने की बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। तो शुरुआती दौर में अगर फट रहा है फल तो समझिए कि उसमें बोरोन की कमी है। लेकिन परिपक्व स्थिति में अगर फट रहा है तो आपको ये सोचना है कि ये क्यों फटा, और ये फटता इसलिए है कि उसमें मॉइस्चर आप मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं, यानी कि पानी की व्यवस्था आप ठीक से नहीं किए हैं। इसलिए इसमें पानी जैसे ही फल पकड़ने लगे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। और गर्मी के दिन में कम से कम 1 हफ्ते में 2 बार पानी की आवश्यकता होती है, और जाड़े में 1 बार भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा। सबसे बड़ा विशेषता इसका ये है कि इसमें करीब करीब 50 से 200 अनार एक पौधे में आप ले सकते हैं, अगर इसकी सुरक्षा सही ढंग से की जाए तो। अगर आप इसकी कटाई छटाई नहीं करेंगे, ठीक से इसका रोगोपचार नहीं करेंगे, तो फिर ये 50 से 200 की आसपास नहीं दे सकेगा और इसकी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव अमेठ, जिला सागर के किसान राजीव कुमार ने। आप दुधारू पशुओं में थनैला बीमारी की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो राजीव कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज हम बात करेंगे थनैली के बारे में, जिसे कि मैस्टाइटिस भी कहा जाता है। किसान भाइयों, थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारतवर्ष में गायें, भैंसें एवं अन्य पशु इस रोग से पीड़ित हैं। इसके कारण दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी से होता है। थनैला रोग कई प्रकार के जीवाणु संक्रमण के कारण फैलता है। थनैला रोग की गंभीरता को देखते हुए पशुपालकों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप इस रोग को पहचानें। ये बीमारी का जो प्रमुख लक्षण है उसमें है कि हम जो दुधारू पशुओं के जो थन है, थन में कि शुरुआत में थन में सूजन आ जाती है, उसमें गर्माहट रहती है, और बाद में क्या होता है कि ये थन क्या होता है लकड़ी की तरह कड़ी हो जाती है अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये। और इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे दुधारू पशु का जो उत्पादन है वो घट जाएगा, पशु क्या होता है पशु अशांत हो जाएगी, और उसका क्या होता है वो खाना पीना भी खान पान उससे कम हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होता है हमारे जो क्या होता है पशु का जो उत्पादन है बहुत भारी कमी आ जाती है। और इसमें इसके लक्षण दूध में भी देखने को मिलता है। दूध में या तो दूध का जो सामान्य दूध का जो सामान्य पहचान है, रंग है, वो रंग और जो उसका रूप है वो उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि दूध या तो फटे दूध की तरह आ सकता है, या फिर दूध में क्या होता है रक्त की मात्रा खून आ सकती है, जिससे दूध लाल हो सकते हैं, या फिर उसमें पस का मात्रा बढ़ सकता है। तो ये सब प्रमुख लक्षण है जिसमें कि क्या होता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे पशु को थनैली हो गया है। पीएच पेपर क्या जांच है जिसमें पीएच पेपर से आसानी से हम पहचान सकते हैं कि दूध का अगर पीएच चेंज हो गया है तो इसमें थनैली का संभावना हो सकता है। दूसरा है कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट, वो उसके द्वारा भी हम क्या होता है पहचान सकते, पकड़ में आता है कि अगर पशु को क्या होता है अगर थनैली हो गया है, तो ये तो थनैली रोग का पहचान हो गया। पशुपालक भाइयों, जैसा कि ये कहावत है कि उपचार से रोकथाम भला, तो आपको इस थनैला रोग से बचाने के लिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो किस प्रकार से करें अपने पशुओं का थनैला रोग से बचाव, आइए जानते हैं। इसमें मुख्यतः जो मुख्य कारण है कि अगर पशु में अगर क्या होता है अगर एनर्जी उसका अगर सही खान पान नहीं दिया जा रहा हो, जिसमें ऊर्जा युक्त खान पान नहीं हो, तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो दुधारू पशु है दूध दूहने के तुरंत बाद नहीं बैठे, क्योंकि दूध दूहने के तुरंत बाद क्या होता है कि हमारे जो दूध की जो ग्रंथि है उसकी नली खुली रहती है, और इस स्थिति में अगर दूध दूहने के तुरंत बाद अगर क्या होता है पशु नीचे जमीन पर बैठ जाए तो उससे जमीन से इन्फेक्शन थन में जा सकती है। जो दूध दूहने वाले जो हमारे दूध दूहने के क्रम में भी पशुपालक भाई से भी क्या होता है इन्फेक्शन एक गाय से दूसरे गाय में हो सकती है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि जिस पशु को थनैली रोग हो गया उस जानवर को अलग कर दें। तो इसके लिए चाहिए कि पशुपालक भाई
पोटासियम परमैंगनेट 0.5% घोल, पोटासियम परमैंगनेट घोल का इस्तेमाल करें अपने हाथों को धोने के लिए भी और पशु के थन को भी धोने के लिए, जिससे कि थन में साफ सफाई बनी रहे और पशुपालक भी अपना साफ सफाई का ध्यान रखे, क्योंकि उनसे ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। और इसके बाद है कि अगर थनैली रोग हो जाए तो उसका उपाय क्या है? तो उसका उपाय ये है कि इस स्थिति में हमें थन में इंट्रामेमरी इंजेक्शन एंटीबायोटिक बहुत सारी आजकल मार्केट में उपलब्ध है, जो कि जिसे कि लगाया जाता है। पशुपालक भाई अपने से उसका इलाज ना करें, नहीं तो वो बीमारी और भी गंभीर रूप ले सकती है। इसके लिए जरूरी है कि वो अपने नज़दीक के जो भी पशु चिकित्सक उनसे संपर्क करें और इसका उचित और समुचित इलाज करवाएं। और जो थनैली रोग का जो दूध है उसको अपने भी खुद में उसके उपयोग ना करें, उसके पीने का उपयोग ना करें और ना ही उसे बेचने का कार्य करें, क्योंकि ये बीमारी का कारण इंसानों में भी बीमारी का कारण बन सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।